सो गाइस, कंप्यूटर हार्डवेयर सिक्योरिटी के इस सीरीज़ में आज हम लोग डिस्कस करेंगे मदरबोर्ड के बारे में, मदरबोर्ड कंपोनेंट्स के बारे में, और मदरबोर्ड पर कौन से ऐसे वल्नरेबल पॉइंट्स होते हैं या हार्डवेयर्स होते हैं जिनके अंदर कमी होने की वजह से हमारे सिस्टम को आसानी से हैकर अटैकर द्वारा हैक कर लिया जाता है। कंप्लीट ये कोर्स आपको फ्री में मिल रहा है यूट्यूब पर, तो डेफिनेटली पूरी वीडियोज़ नोटिफिकेशन आपको मिले इसके लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि सारे अपडेट आपको मिले। और ये हमारा 4th नंबर वीडियो है। यहाँ पर हम लोग कंप्यूटर हार्डवेयर की पूरी सिक्योरिटी समझ रहे हैं। मैंने 4+ सब्जेक्ट यहाँ पर बोला है लॉन्च करने के लिए, और थोड़ा सा लाइक, शेयर एंड कमेंट सेक्शन को एंगेज करिए ताकि मैं सभी कोर्सेज को सक्सेसफुली कर पाऊँ, मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे। कमेंट सेक्शन में ज़रूर अपनी राय दें। आज हम लोग डिस्कस करेंगे मदरबोर्ड के कंप्लीट फंक्शन को लेकर, डिफरेंट आईओ पोर्ट्स के बारे में, डिफरेंट चिपसेट्स के बारे में, और जो भी इस पर कंपोनेंट इस्तेमाल किए गए उसके बारे में। तो मदरबोर्ड एग्जैक्टली अगर देखा जाए तो एक प्राइमरी सर्किट बोर्ड हम बोल सकते हैं, यह हमारे कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल, किसी भी कंप्यूटिंग डिवाइस का एक प्राइमरी पार्ट है। मदरबोर्ड से ही हमारे सारे फंक्शंस ऑपरेट होते हैं, मदरबोर्ड पर ही सारे कंपोनेंट्स अटैच होते हैं। तो इसको इसलिए पीसीबी प्रिंटेड सर्किट बोर्ड बोला जाता है या प्राइमरी सर्किट बोर्ड बोला जाता है, राइट। इस पर हमारे सभी सर्किट्स या फिर ऐसा बोर्ड है जिस पर सभी कंपोनेंट माउंट होते हैं। ओके, तो अगर हम लोग इसके कंपोनेंट की बात करें तो यहाँ पर सीपीयू सॉकेट होता है। मैं यहाँ पर ओवरव्यू दिखा देता हूँ कि ये जो भी हमारा कंपोनेंट है ये, तो इसके कंपोनेंट को एक बार एनालाइज कर लेते हैं। जैसा कि यहाँ पर आप एक मदरबोर्ड देख रहे हो, जस्ट मैंने रैंडम इमेज इंटरनेट से लिया है। तो ये जो एक MSI मदरबोर्ड है, इसका मॉडल नंबर इधर आपको देखने को मिल जाएगा। तो कोई भी मदरबोर्ड होगा उसका मॉडल नंबर आपको मिल जाएगा, और इसके अंदर क्या एडिशनल फीचर है वो भी हाईलाइटेड मदरबोर्ड पर प्रिंट करके दिखा दिया जाता है। सबसे मेन कंपोनेंट की बात करें तो ये हमारे पास CPU सॉकेट है। इसमें हम लोग डिफरेंट टाइप्स के CPU एज़ पर इंटेल, एज़ पर AMD इस्तेमाल करते हैं और यूज़ करते हैं। CPU इंस्टॉलेशन और कंप्लीट हार्डवेयर का एक असेंबलिंग डिसेंबलिंग अगर चाहिए तो वीडियो डिस्क्रिप्शन में मैं कंप्यूटर हार्डवेयर का एक असेंबलिंग डिसेंबलिंग वीडियो डाल दूंगा। आप कंप्लीट अपना कंप्यूटर घर पर ही असेंबल कर सकते हो और उसको मैनेज कर सकते हो। सेकेंड कंपोनेंट की बात करें तो ये हमारे पास है जो कि रैम स्लॉट है, और यहाँ पर हम लोग 2 रैम स्लॉट इस्तेमाल कर सकते हैं, 2 रैम को इंस्टॉल कर सकते हैं। रैम स्लॉट ध्यान दें, जब भी आप इस्तेमाल करेंगे, जब भी देखेंगे तो मैक्सिमम इसमें रैम स्लॉट की कैपेसिटी होती है। जैसे कि ये 32 GB तक मदरबोर्ड सपोर्ट करेगा या 64 GB तक, या फिर ओनली 16 GB सपोर्ट करेगा, ये डिपेंड करता है। तो इसके बारे में ज़रूर एनालाइज कर लें जब भी आप मदरबोर्ड वगैरह बाई करें। यहाँ पर आपका DDR4 लगेगा, DDR5 लगेगा, DDR3 लगेगा, है ना। ये रैम स्लॉट के या रैम के वर्जन्स हैं, या रैम का एक जनरेशन बोल सकते हैं। तो जितना बेटर जनरेशन होगा, जैसे DDR5 लेटेस्ट है, अच्छी FSB के साथ लेंगे तो ये बढ़िया वर्क करेगा। तो रैम स्लॉट ये हो जाता है। यहाँ पर आपके पास एक स्लॉट है या एक कंपोनेंट है जिसको पावर सप्लाई यूनिट बोल सकते हैं, यानी कि पावर सप्लाई पोर्ट है। इसके अंदर SMPS से आने वाले मेन सप्लाई को कनेक्ट किया जाता है, जिसके अंदर +12 वोल्ट से लेकर -12 वोल्ट तक की पावर सप्लाई का यूज़ मिलता है। साथ में आपके पास एडिशनल कुछ कंपोनेंट मिल जाते हैं जहां से आप एडिशनल फ़ैन वगैरह या उसके कंपोनेंट को पावर सप्लाई देने के लिए इस्तेमाल कर सकते हो और यूज़ कर सकते हो। साथ में अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर हमारे पास HDMI सपोर्ट मिल जाता है, जिसके अंदर आप हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस का इस्तेमाल करके और इसमें डिस्प्ले आउटपुट ले सकते हो। साथ में आपको VGA पोर्ट मिल जाता है, वीडियो ग्राफिक एरे, और इसके अंदर आप नॉर्मल वीडियो एडाप्टर इस्तेमाल करके, मीन्स नॉर्मल मॉनिटर वगैरह, अगर आपको बहुत हाई रेजोल्यूशन नहीं चाहिए तो आप इसका इस्तेमाल करके आप इसमें यूज़ कर सकते हो और डिस्प्ले आउटपुट ले सकते हो। तो ये VGA पोर्ट है, HDMI पोर्ट है। HDMI बेटर होता है VGA से, और HDMI से भी बेटर हमारा DVI पोर्ट होता है, राइट। उसके बाद अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो PS2 माउस कनेक्ट करने के लिए, कीबोर्ड कनेक्ट करने के लिए ऑप्शन है। USB पोर्ट देखने को मिलता है, जनरेशन ओल्ड है, 3rd जनरेशन का यहाँ पर USB ग्रीन कलर में आप ब्लू कलर में मिल जाता है, जो कि बेटर स्पीड सपोर्ट करता है इन कंपेयर ऑफ ओल्ड वन R2.1।
या 2 वर्जन के SSB से, तो ये एक USB से ये एक बेटर वर्जन या बेटर सपोर्ट बोलते हैं। तो जस्ट मैं एक हिंट देता जा रहा हूँ। और यहाँ पर हमारे पास LAN पोर्ट मिल जाता है। LAN पोर्ट का काम होता है इंटरनेट कनेक्टिविटी को हैंडल करने के लिए। हमारे पास साउंड पोर्ट, इनपुट आउटपुट, अनदर इंस्ट्रूमेंट वगैरह कनेक्ट करके यूज़ करने के लिए आपको मिल जाता है। बहुत सारे ट्रांजिस्टर, कैपेसिटर, नैनो ICs पर आपको डिफरेंट कंपोनेंट देखने को मिल जाते हैं। आपको नॉर्थ ब्रिज एंड साउथ ब्रिज का एग्जांपल मिल जाता है, जिसके थ्रू आप कम्युनिकेशन कंट्रोल करते हो, यानी कि अपने CPU और अपने रैम और चिपसेट के बीच में। यहाँ पर हमारे पास एक CMOS बैटरी देखने को मिल जाता है। CMOS बैटरी मदरबोर्ड के सभी कंपोनेंट को पावर सप्लाई या जो भी देखा जाए, जो भी पावर सप्लाई उसमें जा रही है उसके सेटिंग वगैरह को, सभी चीज़ों को कंट्रोल करने का काम करता है। तो CMOS बैटरी जो हमारा होता है, इसका यूज़ किया जाता है एज इट इज़ अपने बायोस की सारी सेटिंग्स को सेव करके रखने के लिए, डेट एंड टाइम की सेटिंग को सेव करके रखने के लिए, जो भी यूज़र कॉन्फ़िगर किया है मैनुअल बायोस या फर्मवेयर के अंदर, उसकी सेटिंग को अपडेट करने के लिए, मैनेज करने के लिए। इसके अलावा ये हमारे मेन कंपोनेंट्स हो जाते हैं जो कि इस्तेमाल किए जाते हैं। तो यहीं पर हम लोग बात करते हैं कुछ कंपोनेंट्स के बारे में, तो जिसमें CPU सॉकेट मैंने बताया अभी क्या है। और CPU में हम लोग डिफरेंट इंटेल का है तो उसके अंदर पिन का नंबर काउंट करके, या फिर i3 i5 कौन सी जनरेशन का है, क्या सपोर्ट करेगा, ये प्रॉपर एक कंपैटिबिलिटी और सारी चीज़ें चेक करके इस्तेमाल किया जाता है। CPU अटैक के बारे में मैंने आपको इससे पहले वाले सेशन में बताया था, जिसमें आप लोगों ने मेल्टडाउन और हमारे 2 अटैक के बारे में देखा था, जिसमें हम लोगों ने डायरेक्टली चेक किया था कि हमारा स्पेक्ट्रे मेल्टडाउन करके अटैक क्या होता है, जो कि प्रोसेसर के अंदर एक बहुत बड़ी वल्नरेबिलिटी और प्रोसेसर के अंदर की सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन को हैक करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से आप CPU वगैरह का जो भी अपडेटेड CPUs हैं, बढ़िया CPU हैं मार्केट में, अच्छा उनका वैल्यू है, वो सारी चीज़ें, स्पीड वगैरह तो सब कुछ मैटर करता ही करता है। जब आपका डेटा ही नहीं सिक्योर है तो स्पीड लेकर क्या करेंगे, तो सारी चीज़ें देखना है। कभी मदरबोर्ड का एक या प्रॉपर असेंबलिंग डिसेंबलिंग पर मैं एक अलग सेशन ले लूँगा बहुत डीप में, कि कैसे हम लोग बेस्ट पार्ट सेलेक्ट कर सकते हैं विथ हायर सिक्योरिटी। रैम स्लॉट आप यूज़ कर सकते हो, जिसमें DDR2, DDR3, DDR4, DDR5 जैसे रैम आपको मिल जाते हैं। रैम का काम होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, करंट जो भी टास्क होते हैं उसको हैंडल करने के लिए। इसके बाद हमारे पास आ जाता है एक्सपेंशन स्लॉट, जिसमें हम लोग GPU यानी कि ग्राफिक कार्ड्स वगैरह को कनेक्ट करते हैं। ये वाला पार्ट हमारा ग्राफिक कार्ड कनेक्ट करने के लिए होता है, और ये रैम स्लॉट के लिए होता है। तो ग्राफिक कार्ड भी हमारे मार्केट में अगर देखा जाए तो डिफरेंट मिल जाते हैं, गेमिंग करने के लिए, हाई क्वालिटी की वीडियो एडिटिंग के लिए, अच्छा थ्रूपुट के लिए, जो कि ग्राफिक कार्ड्स वगैरह का है ना। तो रेंडरिंग के लिए, ग्राफिक डिज़ाइनिंग के लिए ग्राफिक कार्ड का सिस्टम पर होना ज़रूरी है। ये भी, इसके अंदर भी वल्नरेबिलिटीज़ मिलती हैं। ऐसे ही हमारे पास चिपसेट है, जो कि जो भी हमारा चिपसेट होता है उसका इस्तेमाल करते हैं हम लोग डिफरेंट तरीके के एडिशनल CPU, NIC कार्ड, या फिर जो भी हमारे रैम पेरिफेरल्स, इनको कनेक्ट करने के लिए, मैनेज करने के लिए। हमारे पास बायोस और UEFI देखने को मिल जाता है। और बायोस भी हमारा एक तरीके का फर्मवेयर होता है, एक प्राइमरी ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। और बायोस का काम होता है आपके कंप्यूटर के सभी बेसिक फंक्शन या हार्डवेयर को कंट्रोल करना, उनकी सेटिंग को मैनेज करना। जैसे आप इन IO पोर्ट्स को कंट्रोल करना चाहते हो कि पर्टिकुलर USB काम ना करे, या फिर LAN पोर्ट डिसेबल हो जाए, या फिर जो भी तरीके का यहाँ पर हार्डवेयर इनेबल डिसेबल, हार्डवेयर को कंट्रोल, हार्डवेयर का क्लॉक रेट, कुछ भी ऐसे चेंज करना चाहते हो, आप अपने हार्डवेयर की सिक्योरिटी कम ज़्यादा, पासवर्ड लगाना, जो भी करना चाहते हो, ये प्राइमरी OS होता है और इसके थ्रू कर सकते हो। ये मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ कि आप Windows 10, Windows 9, Windows 7, Windows 8 इस्तेमाल करके काम करते हो, उसमें अंदर जो पासवर्ड लगाते हो, ये डायरेक्टली हार्डवेयर लेवल का एक सिक्योरिटी होता है। तो बायोस का पूरा कोर्स आगे मैं दे दूंगा अलग वीडियो में, कि कैसे बायोस को मैनेज करते हैं एक सबसे हाई लेवल के बायोस के साथ। नेक्स्ट अगर देखें पावर कनेक्टर के बारे में, पावर सप्लाई यूनिट होता है और पावर सप्लाई देने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अगर मैं इसके बारे में बात करूं, लाइक SMPS पावर
वायर्स। ओके, तो हमारे पास इस तरीके का SMPS के अंदर पावर वायर देखने को मिल जाते हैं। ये इस तरीके का होता है, 24+20 पिंस के भी अवेलेबल होते हैं। तो इसमें अगर हम लोग देखें तो इसके थ्रू पावर सप्लाई दिया जाता है, जो भी हमारे सिस्टम को +12 वोल्ट टू -12 वोल्ट तक की पावर सप्लाई होती है। ठीक है, पावर कार्ड का होना ये जरूरी है। 24 पिन का ATX पावर कनेक्टर होता है। तो 24 पिन एक लेटेस्ट मदरबोर्ड को सपोर्ट करने वाला है। 20 पिन इससे पहले मिलता था, जिसमें हम ओल्डर मदरबोर्ड वगैरह में इस्तेमाल करते थे। कोई भी आप SMPS ले लो, 20+24 दोनों उसमें उसके अंदर आता है। बस 4 पिन को आप प्लस माइनस कर सकते हो, उसमें से निकाल दिया जाता है जस्ट। SSD वगैरह कनेक्ट करने के लिए, हार्ड डिस्क वगैरह कनेक्ट करने के लिए हमारे पर्टिकुलर मदरबोर्ड पर ऑप्शन होते हैं। जैसे यहाँ पर देखो, ये वाला जो एरिया है NVMe M.2 स्लॉट है। यहाँ पर 1 TB 2 TB, अगर उससे ज़्यादा कैपेसिटी है तो उसको स्टोर कर सकते हो, यूज कर सकते हो, 512 GB। और ये काफ़ी फास्ट स्पीड आपको प्रोवाइड करता है। साथ में आपके पास SATA हार्ड डिस्क वगैरह भी देखने को मिलता है। तो अगर हम लोग यहाँ पर देखें SATA HDD पोर्ट ऑन मदरबोर्ड, क्योंकि हमारे पर्टिकुलर मदरबोर्ड पर वो है नहीं, तो मैं यहाँ से आपको दिखा देता हूँ। इस तरीके का SATA हार्ड डिस्क कनेक्ट करने के लिए, SSD कनेक्ट करने के लिए मदरबोर्ड पर यूनिट होती है, जिसके अंदर आप SATA डिस्क वगैरह को कनेक्ट कर सकते हो। इस तरीके का स्लॉट बना होता है, राइट। तो इसके अलावा हम लोग अगर आगे देखें तो USB हेडर होते हैं, जिसके अंदर हम लोग USB कनेक्टिविटी करते हैं। और USB कनेक्टिविटी के लिए हमारे पास ये सब पोर्ट हैं, आप देख रहे हो। साथ में नेटवर्क इंटरफेस कार्ड लगा होता है, जिसमें हम लोग इंटरनेट कनेक्टिविटी, इंटरनेट वगैरह मैनेज करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये LAN पोर्ट है। RJ45 कनेक्टर यहाँ पर लगता है, और इसके थ्रू इंटरनेट कनेक्टिविटी या इंटरनेट इस्तेमाल होता है। अब मदरबोर्ड फंक्शन के बारे में बात करें तो इंटीग्रेटेड एक चिपसेट है, जिसके अंदर जो कनेक्ट करता है सभी कम्युनिकेशन को और सभी डिवाइसेस और कंपोनेंट्स को, और कम्युनिकेट कराने का काम करता है। पावर डिस्ट्रीब्यूशन इसके अंदर आपको देखने को मिल जाता है, +12 वोल्ट से लेकर -12 वोल्ट तक का। एंड डेटा मैनेजमेंट की बात करें तो यहाँ पर CPU, RAM, स्टोरेज डिवाइसेस, अदर पेरिफेरल्स, इन सब चीज़ों का इस्तेमाल करते हुए इस यूज़र एज पर इंस्ट्रक्शंस, एज पर नीड काम करता है। डिफरेंट तरीके की एक्टिविटीज़ एंड ऑल। मदरबोर्ड फॉर्म फैक्टर की अगर हम लोग बात करें तो एक ATX मदरबोर्ड होता है, माइक्रो ATX मदरबोर्ड होता है, मिनी ITX मदरबोर्ड होता है। तो ये डिफाइन करता है ऐसा फॉर्म फैक्टर जो कि मदरबोर्ड के साइज एंड कंपोनेंट्स को डिफाइन करता है। ये स्टैंडर्ड साइज मदरबोर्ड होता है, जो कि डेस्कटॉप वगैरह में इस्तेमाल किया जाता है। और इसका जो साइज है 12 इंटू 9.6 इंचेज वगैरह के देखने को मिल जाएंगे। माइक्रो ATX जो होता है स्मॉलर देन ATX होता है, और स्टिल ऑफर्स एक्सपेंडेबिलिटी इसके अंदर 9.6 से लेकर 9.6 इंचेस का देखने को मिल जाता है। मिनी ITX होता है, जो कि बहुत ही स्मॉल साइज का होता है, बिल्ड इसका 6.7 इंच से लेकर 6.7 इंच तक होता है। तो ऐसे मदरबोर्ड के फॉर्म फैक्टर्स आते हैं। और डेस्कटॉप वगैरह के मदरबोर्ड काफ़ी बड़े होते हैं। लैपटॉप वगैरह में आप देखो आज कितना छोटा से छोटा, कितना स्लिम लैपटॉप देखने को मिल जाता है। तो सबसे लोअर लेवल का मदरबोर्ड, मींस लोअर लेवल इन द सेंस क्वालिटी वाइज नहीं, क्वालिटी वाइज तो अलग चीज़ है, फीचर वाइज एंड सभी चीज़ों को देखना होता है, बट साइज कम होने से उसकी क्वालिटी रिड्यूस नहीं होती। नहीं तो एप्पल आईफोन वगैरह में देखो या एंड्रॉयड वगैरह में देखो, आईफोन वगैरह के जो चिपसेट मदरबोर्ड होते हैं वो बहुत छोटे होते हैं, बट इन कंपेयर ऑफ एंड्रॉयड वो काफ़ी पावरफुल होते हैं, राइट। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो ये कुछ फॉर्म फैक्टर है मदरबोर्ड वगैरह को देखने के लिए। अगर आप अमेज़ॉन वगैरह पर जस्ट कोई भी एक मदरबोर्ड सर्च करो, मैं एक ओपन कर लेता हूँ, लाइक मदरबोर्ड, और मैंने यहाँ से एक मदरबोर्ड रैंडम लिया, आपको थोड़ा सा मैं एनालाइज करवा दूँ। एक बहुत पुराना मदरबोर्ड जो कि माइक्रो ATX मदरबोर्ड है, LGA 1155 सॉकेट है, और इसके अंदर आप इंटेल के सेकेंड एंड थर्ड जनरेशन के CPU को इस्तेमाल कर सकते हो। इसके अलावा यहाँ पर आप देख सकते हो लाखों का मदरबोर्ड है, और 6000 रुपये का मदरबोर्ड यहाँ पर MSI का मिल जाएगा 610। आई थिंक ये मदरबोर्ड हमारे पास है हमारे डेस्कटॉप पर। DDR4 रैम यहाँ पर सपोर्ट होता है, और आई थिंक 2600 mAh का इसका मेरा सपोर्ट है, यहाँ 3200 mAh का दिया हुआ है। तो ये मेरे से आई थिंक अपग्रेडेड मॉडल है। तो यहाँ पर हमारे पास अगर देख सकते हैं, मैंने i5 का इस्तेमाल किया प्रोसेसर 8th जनरेशन, और यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे तो आपको
14th 13th 12th जनरेशन के सभी प्रोसेसर अवेलेबल हो जाएंगे, अपग्रेडेड मॉडल है तो। और इसके अंदर अगर आप देखेंगे तो PCI 4.0 स्लॉट मिल जाता है, जिसके अंदर ग्राफिक कार्ड्स वगैरह का इस्तेमाल किया जाता है। और 64 GB तक का SD रैम आप इसके अंदर 3200 मेगाहर्ट्ज़ पर सपोर्ट कर सकते हो। और इसके अंदर Gen 3 M.2 SSD का इस्तेमाल कर सकते हो, पोर्ट मिल जाता है। और ऐसे करके मल्टीपल यहाँ पर स्लॉट्स मिल जाते हैं। तो आपको जस्ट ये देखना है कि अगर मुझे कोई CPU इस्तेमाल करना है 12 जनरेशन तक का, या फिर 13 जनरेशन तक का, या 14 जनरेशन तक का, वो हम यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सभी को सपोर्ट करता है। नीचे आप देखेंगे तो i5, मैंने क्या बताया कि ये जो सीरीज़ है i5 वगैरह के लिए काफ़ी पॉपुलर है। तो i5 12th जनरेशन का यहाँ पर साथ में प्रोसेसर ये अटैच करके दे रहा है। तो 15,174 रुपये में आप ये दोनों ले सकते हो, i5 12th जनरेशन। अगर एक CPU बिल्ड की हम लोग बात करें तो बहुत आसानी से आप 30,000 के अंदर एक पावरफुल प्रोसेसर के साथ एक डेस्कटॉप बना सकते हो और उस पर काम कर सकते हो। बहुत पावरफुल आपको ये चीज़ देखने को मिल जाएगा। आगे अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो हमारे पास अवेलेबल हो जाता है लाइक डिफरेंट तरीके के मदरबोर्ड। अगर PC बिल्ड पर आप लोगों को वीडियो चाहिए और किस काम के लिए चाहिए वो मुझे बताइए। और अगर डेस्कटॉप बिल्ड करना चाहते हो तो उससे रिलेटेड मैं अलग डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा, और इतना सुपर कूल वीडियो आप लोगों को प्रोवाइड करूंगा कि आप एक बहुत बढ़िया सिलेक्शन कर सकते हो। दुकान वाले फिर भी आपको एक तरीके का अपने प्रोडक्ट को सेल करने के लिए बोल सकते हैं ऐसा ऐसा है, या फिर जो भी है। तो मैं भी अपनी बेस्ट नॉलेज से आपको एक बढ़िया CPU रिकमेंड करके एक नई वीडियो बना दूंगा। साथ में अगर हम लोग देखें BIOS एंड UEFI, पुराना जो फर्मवेयर होता था हमारे डेस्कटॉप, लैपटॉप या मोबाइल्स वगैरह में, या जो भी हमारे ऐसे कंप्यूटिंग डिवाइसेस हैं, BIOS बेस पर होता था। आज देखेंगे डिवाइसेस में तो काफ़ी सिक्योर बूट ऑप्शन और BIOS सिक्योरिटी मिल जाता है। UEFI जो कि बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम से लेकर आपके यूनिफाइड एक्सटेंसिबल फर्मवेयर इंटरफेस देखने को मिल जाते हैं, जो कि लेटेस्ट फर्मवेयर है। और ये काफ़ी हाई लेवल का एक BIOS सिस्टम प्रोवाइड करता है, यानी कि फर्मवेयर है जो कि डिफरेंट टाइप्स के कंट्रोल को, एक्टिविटी को, हार्डवेयर कंट्रोल को, सिक्योरिटी सिस्टम को मेंटेन करने का काम करता है। फंक्शंस की अगर हम लोग बात करें तो बूट प्रोसेस में ये हेल्प करता है, हार्डवेयर को कॉन्फ़िगर करने में, हार्डवेयर को कंट्रोल करने में। अभी मैंने बताया कि आप किसी पोर्ट को इनेबल डिसेबल करना चाहते हो, कीबोर्ड माउस को इनेबल डिसेबल करना चाहते हो, BIOS के अंदर जाकर कर सकते हो। सिक्योर बूट इनेबल होता है तो ये इंश्योर करता है कि जो भी आपका सॉफ्टवेयर लोड हो रहा है ड्यूरिंग स्टार्टअप, ड्यूरिंग बूटिंग टाइम, वो एक सेफ एंड सिक्योर वे से होगा। उसमें सॉफ्टवेयर फेलियर का, मेलवेयर वगैरह के बहुत सारे ऐसे एक्टिविटीज़ का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। BIOS पासवर्ड वगैरह यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है, जो कि अनऑथराइज एक्सेस होने से आपके कंप्यूटर को बचाता है। अब देखो दो चीज़ें होती हैं, अगर आप Windows 7, 8, 10, 11 इस्तेमाल कर रहे हो, उसका पासवर्ड एक बार के लिए ब्रेक हो सकता है, डिफरेंट मेथड हैं। बट अगर BIOS आप इस्तेमाल करते हो और उसके अंदर दो तरीके का पासवर्ड होता है, एक नॉर्मल पासवर्ड होता है, एक सुपर पासवर्ड होता है ना, एडमिन पासवर्ड होता है। तो नॉर्मल पासवर्ड आप जो ये चिप होती है ना, ये जो CMOS बैटरी होती है, अगर आपने इसको निकाल दिया तो बहुत आसानी से आपका पासवर्ड ब्रेक हो जाएगा। बट अगर आपने सुपर पासवर्ड दे दिया तो फिर वो पासवर्ड ब्रेक नहीं होने वाला है ना। फिर उसके लिए हमें फर्मवेयर को क्या करना पड़ेगा, फ्लैश करना पड़ेगा, रीइंस्टॉल करना पड़ेगा। क्योंकि आज अगर BIOS या ऐसे फर्मवेयर की बात करें तो ये रीराइटेबल अवेलेबल है, बट बहुत पहले देखा जाए तो ये राइटेबल ओनली थे, सॉरी वन टाइम राइटेबल थे। प्रोग्रामिंग इसमें सपोर्ट होता था, मल्टीपल टाइम आप नहीं यूज कर सकते थे। तो इस लेवल पे ये चीज़ देखने को मिलती है। चिपसेट की अगर मैं बात करूं तो हमारे नॉर्थ ब्रिज और साउथ ब्रिज यहाँ पर देखने को मिलते हैं, जो कि ये एरिया आप बोल सकते हो, है ना। नॉर्थ ब्रिज चिप एंड साउथ ब्रिज, इनका काम क्या होता है? देखो, नॉर्थ ब्रिज का अगर हम लोग काम देखें तो ये मैनेज करता है कम्युनिकेशन बिटवीन CPU, रैम एंड GPU, यानी कि CPU के बीच में, रैम के बीच में और GPU, ग्राफिक कार्ड के बीच में। अगर मैं CPU, रैम, GPU ये तीनों को मैनेज करने का काम समझ लो कि एक नॉर्थ ब्रिज चिप आपका करता है। इनके बीच में प्रॉपर कोऑर्डिनेशन, प्रॉपर फंक्शन, सब कुछ मैनेज करने का काम जो नॉर्थ ब्रिज का होता है करता है। साउथ ब्रिज वहीं पर चिपसेट होता है, जिसका काम होता है कम्युनिकेशन को मैनेज करना बिटवीन जो भी पेरिफेरल्स डिवाइसेस होती हैं, अदर USB डिवाइसेस होती हैं, उन सभी को ये मैनेज करने का काम करता है।
PCIe पेरिफेरल कंपोनेंट इंटरफेस होता है जिस पे आप ग्राफिक कार्ड वगैरह कनेक्ट करते हो, और इस वाले कंपोनेंट को बोलते हैं PCI, ठीक है। उस पर आप ग्राफिक कार्ड वगैरह कनेक्ट कर सकते हो। M.2 जो हमारा SSD वगैरह कनेक्ट करने का स्लॉट होता है, और M.2 बहुत आसानी से आप यहाँ पर कनेक्ट कर सकते हो। एक बहुत छोटी सी SSD आती है, मैं इसको भी अगर दिखाना है तो मैं दिखा देता हूँ, लाइक M.2 SSD स्लॉट ऑन मदरबोर्ड। तो आप यहाँ से कोई भी जस्ट एक इमेज ले लो और यहाँ पर आप देख सकते हो इस तरीके का SSD कनेक्ट कर दिया जाता है, इस तरीके से SSD कनेक्ट कर दिया जाता है, ठीक है। तो M.2 स्लॉट है जिस पर आप SSD वगैरह कनेक्ट कर सकते हो। साथ में अगर मैं यहाँ पर दिखाऊं तो हमारे पास यस SATA हार्ड डिस्क कनेक्ट करने के लिए ऑप्शन होता है, जहाँ पर आप SATA SSD भी कनेक्ट कर सकते हो, जिसमें 7 पिन इंटरफेस के लिए होता है। पावर मैनेजमेंट की अगर हम लोग बात करें तो VRAMs हमारे प्रॉपर अवेलेबल होते हैं, वोल्टेज रेगुलेटर मॉड्यूल्स, और ये जो भी हमारे VRM होते हैं ये रेगुलेट करते हैं वोल्टेज को या वोल्टेज की सप्लाई को CPU और RAM के लिए। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। अगर पावर सप्लाई का प्रॉपर मैनेजमेंट नहीं रहा तो हमारा सिस्टम क्रैश हो सकता है, CPU शॉर्ट सर्किट हो सकता है, RAM भी शॉर्ट हो सकता है। तो VRM होता है जो कि रेगुलेट करता है पावर सप्लाई को। पावर फेजेस होते हैं जिसमें जनरली अगर हम लोग देखें तो एक प्रॉपर आउटपुट के लिए जब हमारे सिस्टम पर कोई टास्क होता है, किसी भी तरीके का काम होता है, तो हमारा जो सिस्टम है, CPU है, जो कंपोनेंट्स हैं वो कम ज़्यादा पावर सप्लाई यूज़ करते हैं। तो उनका डायनेमिक एडजस्टमेंट का होना ज़रूरी है, क्योंकि जब हम ज़्यादा से ज़्यादा टास्क करते हैं, हैवी टास्क करते हैं, तो हमारे CPU को, हमारे कंपोनेंट्स को ज़्यादा पावर सप्लाई कंजप्शन की ज़रूरत होती है। तो वो सब कुछ डायनेमिक मैनेज, इसके लिए पावर सप्लाई मैनेजमेंट के लिए पावर सप्लाई यूनिट्स लगे होते हैं, पावर मैनेजमेंट सिस्टम्स या सर्किट्स लगे होते हैं, कंपोनेंट्स लगे होते हैं। अगर हम लोग नेटवर्क इंटरफेस कार्ड की बात करें तो वाईफाई और लैन पोर्ट दोनों अवेलेबल होते हैं। आजकल के मदरबोर्ड पर वाईफाई भी आपको देखने को मिल जाएगा और लैन पोर्ट तो आपको देखने को मिलता ही मिलता है। कॉमन मदरबोर्ड वल्नरेबिलिटी की बात करें तो फर्मवेयर का सबसे बड़ा एक अपडेट देखने को मिलता है कि फर्मवेयर यानी कि जो बायोस है, जो आपका प्राइमरी ऑपरेटिंग सिस्टम है, उसके अंदर अगर हमारे किसी भी तरीके का अपडेट या अपग्रेड करते हुए फर्मवेयर इनवैलिड तरीके से हमारे सिस्टम पर आ जाता है, या फर्मवेयर हमारा किसी भी एक अननोन सोर्स से डाउनलोड करके अपग्रेड कर दिया जाता है, तो हमारे सिस्टम का कंप्लीट जो प्राइमरी ऑपरेटिंग सिस्टम है, बायोस है या फर्मवेयर है, वो वल्नरेबल हो जाता है। और वो वल्नरेबल हो गया तो जो भी आप ट्रांजैक्शन कर रहे हो, डिटेल्स शेयर कर रहे हो, मैनेज कर रहे हो, काम कर रहे हो, ट्रांजैक्शन इन द सेंस पैसे का लेन देन ओनली नहीं होता है, ट्रांजैक्शन मतलब जो भी डेटा का लेन देन आप कर रहे हो, तो वो सभी वल्नरेबल हो जाता है। सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन हैकर अटैकर तक जा सकती है। फिजिकल टेम्परिंग की अगर हम लोग बात करें तो बहुत से ऐसे कंपोनेंट होते हैं जिसको आप अपने मदरबोर्ड पर अगर इंस्टॉल कर देते हो, बहुत सारे ऐसे USB डिवाइसेस आती हैं, पेन ड्राइव्स आती हैं, जिसको आप जैसे ही अपने मदरबोर्ड से कनेक्ट करते हो हार्डवेयर लेवल पर, ये डिवाइसेस हैं, तुरंत आपके सिस्टम पर एक की लॉग का डेटा बनना तैयार हो जाता है, और वो डिवाइस आपके सभी लॉग, यूजर नेम, पासवर्ड, जो भी आप काम कर रहे हो, जो भी की प्रेस कर रहे हो, सारा डिटेल स्टोर करता है। और नेटवर्क अगर आपके सिस्टम पर चल रहा है, इंटरनेट चल रहा है, तो वो हैकर अटैकर तक उस पर्टिकुलर सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन को या की डिटेल्स को पहुंचाने का काम करता है। तो की लॉगर वगैरह कुछ इस तरीके से हार्डवेयर की लॉगर वगैरह के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। हार्डवेयर की लॉगर के लिए अगर आप यहाँ पर सर्च करेंगे तो मल्टीपल कंपोनेंट आपको देखने को मिल जाएंगे, हार्डवेयर की लॉगर और डिवाइस, ठीक है। तो USB वगैरह आपको देखने को मिल जाएगा इस तरीके का, और जिसके थ्रू अभी यही इसीलिए कहा जाता है कि अपने मोबाइल वगैरह को किसी भी होटल या कहीं पर भी, जो रेलवे, बस स्टेशन, ट्रेन, कहीं पर भी चार्ज करना मत स्टार्ट करो। मे बी किसी भी ऐसे स्कैमर द्वारा वहाँ पर कोई गेम प्ले किया जा सकता है। जैसे कि अगर आपने किसी भी होटल या कहीं पर भी गए आप, कोई हैकर अटैकर ऑलरेडी उसके अंदर इन किया था और उसके अंदर USB का कोई ऐसा फॉल्ट क्रिएट कर देता है, कोई ऐसा डिवाइस लगा देता है और इंटरनेट से वहाँ के वाईफाई से कनेक्ट कर देता है कि जब भी उसके अंदर कोई यूज़र अपना मोबाइल कनेक्ट करेगा, उसका सारा डेटा वो स्टोर करना स्टार्ट कर देगा। इसीलिए कहा जाता है कि अपना खुद का चार्जर और हर चीज़ लेकर विजिट करें, किसी भी पेन ड्राइव को अपने कंप्यूटर सिस्टम से कनेक्ट ना करें, अदरवाइज वो डिवाइस डेटा को हैक कर सकता है और अटैक कर सकता है।
मदरबोर्ड बेस्ट प्रैक्टिसेस के लिए, मदरबोर्ड की सिक्योरिटी को अपग्रेड करने के लिए आप चाहो तो फर्मवेयर को जेन्युइन साइट से अपग्रेड कर सकते हो। जैसे अगर asus का मदरबोर्ड है तो asus की वेबसाइट पर जाओ और वहाँ से मदरबोर्ड का मॉडल नंबर डालकर एक जो भी फर्मवेयर अपग्रेड है वो चेक कर सकते हो। या फिर अगर मैं अपने सिस्टम पर दिखाऊं तो मैं HP का एक सिस्टम इस्तेमाल कर रहा हूँ, HP असिस्टेंस करके आ जाता है और आई थिंक HP असिस्टेंस करके मिलता है। और मैं जस्ट यहाँ पर अगर दिखाऊं तो इस तरीके का आपको एक ऑप्शन मिल जाता है। ड्यू टू सिक्योरिटी पर्पज़ कुछ हार्डवेयर एड्रेसेस इधर हैं तो वो मैं नहीं दिखा सकता, बट या यू कैन सी। तो इधर से है आप इसको नेटवर्क को फिक्स कर सकते हो, विंडोज सिक्योरिटी को, स्टोरेज को, जो भी चीज़ें हैं चेक कर सकते हो। और बहुत सारे ऑप्शंस हैं जिधर आप अपडेट वगैरह भी चेक कर सकते हो और उस अपडेट वगैरह से आप अपना जो भी है, जैसे आप इधर अगर अपडेट देखोगे यू कैन सी यहाँ पर एक अपडेट वगैरह का ऑप्शन मिल जाता है। मैं जस्ट इस पर क्लिक करके इसको अपडेट कर सकता हूँ। ठीक है, इस पर क्लिक करना है, अपडेट के लिए इधर ऑप्शन आ जाएगा चेकिंग फॉर अपडेट, और इंटरनेट वगैरह कनेक्ट करके आप इसको अपडेट कर सकते हो। तो मैं चेक कर लेता हूँ कुछ अपडेट आया है कि नहीं। तो यहाँ पर हमारे पास कुछ 2 अपडेट आपको देखने को मिलता है और इन दोनों को जस्ट आपको सेलेक्ट करना है, डाउनलोड एंड इंस्टॉल पर क्लिक कर देना है। 78 पॉइंट ऐसे कुछ MB का है। ये भी एक तरीका है, बट अगर आपके सिस्टम पर दूसरा तरीका भी है, आप डायरेक्टली वेबसाइट पर जाकर जिस भी कंपनी का मदरबोर्ड है उसका फर्मवेयर डाउनलोड करके फिर आप उसके अंदर इंस्टॉल कर सकते हो और अपग्रेड कर सकते हो USB के थ्रू। आप बायोस के अंदर जाएंगे तो अपडेट करने का ऑप्शन देखने को मिलेगा। फिजिकल सिक्योरिटी हमें हमेशा देखना है कि किसी भी तरीके का जो भी लॉक वगैरह है, कोई इनक्लोजर वगैरह है, कोई अदर पेरिफेरल्स है वो तो नहीं कनेक्ट किया गया है और किसी भी इंट्रूडर द्वारा किसी को भी ऐसा करने की कोशिश या ना दें। अगर किसी पब्लिक प्लेस पर है, कोई 2 मिनट के लिए इंटरनेट एक्सेस करने के लिए, कोई डॉक्यूमेंट मेल करने के लिए, कुछ भी ऐसे अगर डिवाइस आपका मांगता है तो आप उसको साफ बोलो, ड्यू टू सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी आई कांट शेयर आर डिवाइस आर माई डिवाइस विद यू। ओके, आप इसके लिए साइबर कैफ़े और वहाँ पर कांटेक्ट कर सकते हो। और बहुत अगर इमरजेंसी और कुछ ऐसा है तो फिर आप जो भी अदर हेल्प हो सकती है इंस्टेड ऑफ डिवाइस शेयरिंग, आप कुछ और जो भी हेल्प हो सकती है वो कर सकते हो। मॉनिटरिंग डिटेक्शन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हमेशा अपने सिस्टम को मॉनिटर करना चाहिए, बैकअप वगैरह करके रखना चाहिए। आपके बायोस का भी बैकअप होता है, UEFI एंड बायोस का बैकअप, वो सब रखना चाहिए। इनकेस कभी बायोस अचानक करप्ट हो जाए, कुछ भी ऐसा हो जाए तो आप रिकवर कर सको। ये सभी चीज़ें हम लोगों को यहाँ पर देखना होता है। तो हमेशा अपने फर्मवेयर को अपग्रेड करने के रिगार्डिंग हमें सब कुछ मेंटेन करना होता है, देखना होता है। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे CPU सॉकेट के बारे में और CPU का जो स्पेक्ट्रे एंड मेल्टडाउन अटैक था उसके बारे में थोड़ा सा और डीप टाइप जाएंगे और पूरा अटैक सिस्टम को समझेंगे कैसे क्या होता है। गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे एंड बेल आइकन प्रेस करेंगे ताकि सारे अपडेट आपको मिलें। और औरों तक इस वीडियो को ज़रूर शेयर करो ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो जल्दी आप लोगों को अपलोड करके शेयर करूं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।